स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपने अगर फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ लगेगा, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई लिंक में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाके देखें और हम उसके बाद आगे ये जो पार्ट करने जा रहे हैं फिर आपको बहुत अच्छे से समझ लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ना है? रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इससे पहले हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो ओम्स लॉ हमें क्या बताता था? जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, V क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होता था? करंट। और R क्या होता था? रेजिस्टेंस। लेकिन आज हमने किसके बारे में पढ़ना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो सबसे पहले अगर फैक्टर देखें तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज। और अगर लेंथ डिक्रीज होती है किसी भी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी? डिक्रीज। तो इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये वायर है, इसके अंदर इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है, तो इस डायरेक्शन में मींस हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को लॉन्ग वायर में ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या शॉर्ट वायर में ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा? वी नो दैट कि उसे लॉन्ग वायर में ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट्स वाई वी कैन से कि जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। क्लियर? सेकंड जो आता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स अगर आपके पास वायर ए है और वायर बी है तो इस एरिया के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या जो वायर बी है उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो यू कैन सी दैट जो आपके पास लो रेजिस्टेंस वाली वायर होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा। इट मीन्स जो एरिया है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस इज अ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दूसरा तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल में क्या आएगा? जैसे ये हमारे पास नाइक्रोम वायर है, नाइक्रोम वायर। अब जो नाइक्रोम वायर है हमारे पास तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या जो सिल्वर वायर है? सिल्वर वायर तो हमें पता है इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इट मीन्स हमें ये क्लियर हो गया कि जो नाइक्रोम वायर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन नाइक्रोम वायर का यूज़ कहाँ होता है? नाइक्रोम वायर यूज़ होती है हीटिंग इफेक्ट में। हीटिंग इफेक्ट में मीन्स जो इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स, या फिर उसके अलावा हम देखें जो हमारे ब्लोअर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लोअर्स, तो उसमें भी नाइक्रोम वायर का यूज़ करा जाता है। तो नाइक्रोम वायर की 60 टाइम्स रेजिस्टेंस हाई होती है किससे? सिल्वर से। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं अगर वो जितना ज़्यादा बढ़िया कंडक्टर होगा, जितनी लो रेजिस्टेंस होगी उतना वो करंट पास करवा देगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट है? अगर वो आपके पास प्योर मेटल है, इफ इट इज अ प्योर मेटल देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। प्योर मेटल अगर वो होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर कम होता चला जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी कम होती चली जाएगी। एम आई क्लियर? सो रेजिस्टिविटी के बाद रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास हमने क्या बनना है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हमने एक जो करा कि जो लेंथ है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना?
लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 1 and 2 तो हमें क्या मिलेगा, आर एल अपॉन ए। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारे पास एक कॉमन आएगा, दैट इज रो। क्या कॉमन आएगा, रो। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग जाएगा भी, अगर रो क्या होता है, रो मीन्स रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। क्लियर। और हम ये भी कह सकते हैं रो इज इक्वल टू आर इंटू ए इन अपॉन एल। तो रोता कौन है, राम लाल। कौन रोता है, राम लाल। तो इस चीज़ से आप ऐसे याद रख सकते हो रेजिस्टिविटी के बारे में। तो ऐसा यूनिट्स क्या बनेंगे रेजिस्टिविटी के, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या बनेंगे। तो हम देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है उसके क्या होते हैं, ओम, एरिया के मीटर स्क्वायर, और लेंथ के क्या होते हैं, मीटर। तो अगर हम बात करें मीटर से, मीटर कट गया यहाँ पर और बचे क्या, दैट इज ओम मीटर। क्लियर। तो ये हमारे पास इसके यूनिट्स हैं। एम आई क्लियर। तो इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो हमें कितनी तरह के कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, 2 तरह के कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं रेजिस्टेंस के, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल। तो जो सीरीज सर्किट है आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर। तो इस डायग्राम के अंदर आपको क्या दिख रहा है भी, सीरीज सर्किट के अंदर जो बल्ब है, तीनों बल्ब के कितने स्विच हैं, एक ही मेन स्विच है। कितने स्विच हैं, एक ही मेन स्विच है। लेकिन पैरेलल के अंदर आपको कितने स्विच देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3। ये 3 तो सेपरेट स्विच हैं बट एक मेन स्विच है। एम आई क्लियर। तो इससे क्या पता लगता है भी, सीरीज सर्किट के अंदर जो सप्लाई लाइन होगी, करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे याद रख लो, एस सी, सीरीज में करंट कांस्टेंट। और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। वोल्टेज हमारे घरों के अंदर कितनी आती है, 220 वोल्ट। क्लियर। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस है, तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। रेजिस्टर्स को हम हमेशा कैसे डिनोट करते थे, सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे। तो हमारे पास कितने रेजिस्टर लगे हुए हैं, 3। तो इनके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या क्या है, अलग, लेकिन करंट क्या है, सेम। तो हमें पता है V, कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मान के चलो ये हमें पता है क्योंकि टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगी, वोल्टेज तो क्या हो रही है, डिवाइड। मीन्स अगर यहाँ से 100% आ रही है तो इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी और इसके पास भी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो इन तीनों का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल V। और हमें ये पता है V इज इक्वल टू I इंटू R होता है ना। V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो V1 को हम I इंटू R1 लिख सकते हैं, ओके। और V2 को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R2। और V3 को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R3। तो इन तीनों को अगर हम वैल्यू यहाँ पर फिल कर दें और इसकी वैल्यू यहाँ पर फिल कर दें, दैट इज I इंटू R इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो ये जो आपके पास इक्वेशन थी फर्स्ट, ये सेकंड और
ये आपके पास पूरी की पूरी थर्ड मान लो। क्लियर? सो पुट थर्ड इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इन अ 1। तो यहाँ पर v की वैल्यू यहाँ पर i इंटू आर कर दी। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या निकाल लेंगे? तो आप देख सकते हो i हमारे पास कॉमन आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा? i। तो यहाँ पर i इंटू आर इज इक्वल टू i इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ से i से i कट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस किसकी आ जाएगी? सीरीज सर्किट की, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, R1 R2 एंड R3 हो जाएगा। ओके तो इसके बाद अगर हम देखें रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट के अंदर, तो पैरेलल सर्किट के अंदर कैसे निकालेंगे? तो आप देखो, आप इसको काट देते हैं, हम सिर्फ इसको याद रखते हैं, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, इसको भूल जाओ। हम यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस R1 है, इधर R2 है, और हमें ये पता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। ओके यहाँ पर N का मतलब क्या है भी, जितने मर्जी रेजिस्टर्स जोड़ते जाओ इसके बीच में, एट द एंड वैल्यू क्या आनी है? Rn। N मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, nth नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगेगा कि V किसके बराबर होगा? सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन पैरेलल के अंदर हमें ये पता है करंट डिवाइड हो रहा है, दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर? तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है? I1 और I2 डिवाइड हो रहा है ना? तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और हमें ये पता है I किसके बराबर होता है? V बाय R। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, और I इज इक्वल टू V बाय R हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर I1 किसके बराबर हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू V बाय R1, V बाय R1। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या है? कांस्टेंट है। और I2 इज इक्वल टू V बाय R2। गॉट इट? तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे? ये थर्ड हो गया, और थर्ड और सेकंड की वैल्यू किस में करेंगे? फिल फर्स्ट में। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2, और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या आ जाएगा? V। तो V इंटू 1 बाय R इज इक्वल टू V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो V से V कट गया। क्लियर? तो V से V कट हो गया, तो बचा क्या? 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। क्लियर? तो ये जो हमारे पास 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 जो बचा, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, कभी भी आपके पास इस रेजिस्टेंस का जब भी आंसर आएगा, उसका आपने रेसिप्रोकल कर देना। फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर आया 1 बाय 10, तो दैट आंसर विल बी 10 बाय 1। ओके, तो इसके बाद आता है हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स, जो हमारे घरों के अंदर जो यूज़ होते हैं, वो सीरीज़ फॉर्म में भी होते हैं और पैरेलल फॉर्म में भी होते हैं। तो सीरीज़ की एग्जांपल लें, हमारे घरों के अंदर जब भी हम कुछ डेकोरेशन करते हैं, दिवाली आती है या कोई भी त्यौहार आता है, तो तब हम ये जो डेकोरेशन करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, हम
जो लाइट्स लगाते हैं उसका स्विच सिर्फ एक ही होता है ना। तो उस स्विच को जब भी हम ऑन करते हैं तो सारी की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, और जब हम उसी स्विच को ऑफ करते हैं तो सारी की सारी लाइट्स इकट्ठी ऑफ हो जाती हैं, है ना। तो सीरीज सर्किट के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि अगर कोई भी अप्लायंस ख़राब हो जाए तो सारे के सारे अप्लायंस ख़राब हो जाएंगे। और डोमेस्टिक सर्किट में अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के पास क्या होता है भी, हर एक का डिफरेंट स्विच होगा। ओके, डिफरेंट स्विच। अगर डिफरेंट स्विच है तो अगर इनमें से कोई भी अप्लायंस ख़राब हो जाता है, मान लो ये हो जाता है, तो ये दोनों सेपरेटली वर्क करेंगे। तो ये अगर वर्क नहीं कर रहा तो आओ हम डोमेस्टिक सर्किट के अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिसएडवांटेजेस सीरीज सर्किट के अगर हम पढ़ें तो सीरीज सर्किट के पास अगर हम देखेंगे तो एक अप्लायंस अगर काम करना बंद कर जाएगा किसी भी इफेक्ट के कारण, तो सारे के सारे अप्लायंस काम करना बंद कर देंगे। और सीरीज सर्किट के पास अगर हम बात करें सिंगल स्विच होता है, तो हम उसी एक स्विच का यूज़ करके बाकी सारे के सारे अप्लायंसेस को बंद कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें सेपरेटली बंद नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सीरीज सर्किट के अंदर जो अप्लायंस है उसको सेम वोल्टेज नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? सेम वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्या करा था, वोल्टेज को ही डिवाइड करा ना, V = V1 + V2 + V3। तो वोल्टेज क्या हो रही है? डिवाइड। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है, वोल्टेज तो सेम मिल रही है बट करंट क्या हो रहा है? डिवाइड। नेक्स्ट, तो जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है सीरीज सर्किट की, किसकी? सीरीज सर्किट की, वो क्या है? बहुत हाई है। क्या है? बहुत हाई है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस अगर हम पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट के, तो पैरेलल सर्किट में क्या है, अगर एक अप्लायंस काम करना बंद कर देगा तो बाकी के सारे काम करेंगे किसी भी रुकावट के बिना, मतलब उनके अंदर कोई भी स्टॉपेज नहीं आएगा। क्लियर? तो पैरेलल सर्किट के पास जो हर एक अप्लायंस है उसका अलग अलग स्विच होता है जिससे हम उन्हें सेपरेटली टर्न ऑफ कर सकते हैं। और पैरेलल सर्किट के अंदर जो सप्लाई होगी वो 220 वोल्ट लाइन की होगी, वो सेम रहेगी। और पैरेलल सर्किट के अंदर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होगी। अगर रेजिस्टेंस कम होगी, सीरीज सर्किट के अंदर जो होगी रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी, तो इसमें जो करंट की सप्लाई है वो ज़्यादा रहेगी। क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम के अंदर कितना वर्क डन हो रहा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P = W/T। क्या बन जाएगा? P = W/T। ऐसा यूनिट पावर की क्या है? वॉट। क्या है? वॉट। और अनदर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वॉट के। तो हमने पावर को कैसे कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि पावर = वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना। तो अगर हम ये बात करें W = V × I × T लिख दे। W = V × I × T लिख दे। क्यों लिखेंगे? क्यों लिखेंगे इसे हम? तो हमें पता है कि जो वर्क डन है, वर्क डन कितना? W कितने किसके कारण हुआ है? बाय करंट। करंट के कारण कितना वर्क डन हुआ है और कितने टाइम के अंदर? फॉर टाइम T।
4 टाइम टी एक पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी के कारण हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनता है W इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, और हमें ये पता है P इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन टी, और हम W की वैल्यू क्या हम ये फिल कर सकते हैं P इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, और W की वैल्यू यहाँ पर फिल होगी ये, और T की वैल्यू नीचे सेम T। तो T से T जब कट होगा हमारे पास क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया किसका, पावर का, फॉर कैलकुलेटिंग पावर। क्लियर। सो सेकंड फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला क्या बनता है, वैसे तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर बनता है। तो ये कैसे बनेगा, हमें ये पता लग गया था कि P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। क्या होता है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। दूसरा V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो हम V की वैल्यू जस्ट ये फिल कर दें, तो P इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई, सो दैट इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये भी क्लियर। और थर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है दैट इज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये जो वी स्क्वायर अपॉन आर बना, तो ये कैसे बनेगा, हमें ये भी पता है I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, क्योंकि जस्ट ये फॉर्मूलास हमें कैसे मिल रहे हैं कि जब हम ओम्स लॉ की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई लिख दिया। यहाँ पर P इज इक्वल टू वी इंटू आई की वैल्यू हम क्या फिल कर सकते हैं, V अपॉन आर फिल करी, और दैट इज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दूसरा फॉर्मूला बन गया। क्लियर। तो इससे आपको क्लियर होगा कि डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं। जस्ट कुछ नहीं है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी था, उससे हमने क्या डिराइव करा, P इज इक्वल टू वी इंटू आई करा, और V इंटू आई करने के बाद आई स्क्वायर इंटू आर, देन वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर हमारे पास कमर्शियल यूनिट आते हैं एनर्जी के, कमर्शियल यूनिट्स। तो कमर्शियल यूनिट्स एनर्जी के क्या हैं, दैट इज किलो वाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट किसके बराबर होते हैं, 1 यूनिट के बराबर। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर अगर हमने जूल्स निकालने हो तो कितने होंगे, तो 1 किलोवाट आवर के अंदर 1000 1 किलो वाट, तो 1000 जूल्स पर सेकेंड, 1000 जूल्स पर सेकेंड। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 60 से, ठीक है, दैट इज 36 लाख। कितना होगा, 36 लाख। ओके, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 जूल्स। होप करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो वो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब था, देयर इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब दैट इज रेटेड 220 वोल्ट एट 100 वाट, ठीक है। फिर उसके बाद व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। अगर वो कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पे 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है ना। तो अगर उसे 110 वोल्ट के ऊपर अगर हम ऑपरेट करवाएंगे तो वो
कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर हमें पहले कितनी दी हुई है 100 वोल्ट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। और आर हमने क्या करनी है पहले कैलकुलेट करनी है। क्लियर। तो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। पावर कितनी दी हुई है 100 और वी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 220 का स्क्वायर करेंगे अपॉन आर और हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 220 इंटू 220 अपॉन 100। तो ये 0 से 0 कट, दैट इज 484 ओम, इसके आसपास हमारी वैल्यू आएगी। तो 484 ओम आई। तो रेजिस्टेंस हमें पता है क्या होती है कॉमन होती है। अब बल्ब तो वही था ना, हमने क्या करा सिर्फ पावर सप्लाई लाइन बदली। तो हमने क्या करना है फॉर्मूला पावर निकालनी है, वोल्टेज क्या दी हुई है 110 वोल्ट और रेजिस्टेंस क्या है 484। तो फॉर्मूला सेम फिर वही लगेगा वी स्क्वायर अपॉन आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर इज इक्वल टू 110 इंटू 110 अपॉन 484। तो जैसे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 25 वोट। कितना आएगा 25 वोट। और ये भी याद रखना, मैंने आपको ये भी कहा था भी जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, है ना। तो जब एरिया अगर 3 टाइम्स इंक्रीज होगा ना तो आपके पास रेजिस्टेंस 1/9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, उसका स्क्वायर कर देना है। क्लियर। अगर 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो 1/9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। अगर एरिया 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो इसके बाद अगर हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट, कितने वॉट का है 40 वॉट, 220 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है, 220 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है, तो करंट उसके अंदर कितना होगा, वो कितना करंट यूज़ करेगा। तो ध्यान से देखो, आपको V दिया हुआ है 220 वोल्ट और यहाँ पर क्या दिया हुआ है और पावर कितनी दी हुई है 40 वॉट और हमें निकालना क्या है करंट। तो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो पावर 40, वोल्टेज 220 और आई हम निकालेंगे। तो 40 इज इक्वल टू 220 इंटू आई, दैट इज 40 अपॉन 220 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 0.18 एम्पियर, क्योंकि करंट के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं एम्पियर। क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या मतलब है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर से, जैसे कि नाइक्रोम वायर होती है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण वो गर्म होना शुरू हो जाती है और वो हीट प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण उसे हम कह सकते हैं वो क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को शो कर रही है। क्लियर। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का जो है हमें फॉर्मूला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना। तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं और I इज इक्वल टू
Q बाई T होता है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी कर सकते हैं, तो ये सेकेंड इक्वेशन होगी। क्लियर? तो अगर इसके बाद देखें V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो इस इक्वेशन को हम क्या दे दें, थर्ड। तो जस्ट क्या करना है, इसके बीच में वैल्यू फिल करनी है। V की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू आर, और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू टी, और W की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इनको कंबाइन करके I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये आपके पास क्या बन गया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला। तो इस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स अगर कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, और यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।